अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, हमारी जो बात चल रही है वो सबक है नंबर है 3। 11वीं जमात का सबक नंबर 3 है, जिसको कहा जाता है प्लान किंगडम। तो अगर आपको याद होगा तो हमारा जो आखिरी सबक लेक्चर हुआ था, आखिरी लेक्चर में हमने कहा था कि जो प्लान किंगडम है उसको 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ: एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ना उसमें सबसे पहला डिवीजन की हम बात कर रहे हैं जिसको कहा जाता है एल्गी। क्या कहा जाता है इसको? एल्गी। के एल्गी की हम बात कर रहे हैं। तो बात याद रखना है कि जब हम पौधों की बात करते हैं तो पौधों के अंदर सबसे पहला जो डिवीजन है, सबसे पहला जो ग्रुप है वो कौन है? वो है एल्गी। कौन है? एल्गी। इसके बाद आएगा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। नाउ आमतौर पे अगर हम पौधा बोले तो पौधा बोलते के साथ हमारे माइंड में आता है कि एक बड़ा सा झाड़ रहेगा जिसके पत्ते रहेंगे, जिसकी टहनियां रहेगी, जिसका तना रहेगा और जिसकी जड़ें रहेगी। हमको लगता है कि यही पौधा है। लेकिन याद रखिए कि एल्गी वो पौधे हैं जिनके पास कोई भी पत्ता, या हम ये बोलेंगे कि जिनके पास कोई जड़, तना, इस तरह का कोई साख इनके पास नहीं होती। तो आमतौर पे जब हम किसी जगह पर एल्गी को देखते हैं तो हमको लगता ही नहीं कि ये पौधा है, मतलब हम उसको पौधा कंसीडर ही नहीं करते, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पौधे की शक्ल बनी है वो ये बनी है कि जो भी पौधा होगा या जो भी झाड़ होगा उसके पत्ते होंगे, तने होंगे, जड़े होंगे। लेकिन जब एल्गी की बात करते हैं और एल्गी को हम पौधा बोल के समझते हैं तो हम उसकी साख को, यानी जब आप क्या बोलेंगे, मैदान में या फील्ड पर यानी जमीन पर जब आप अपनी आंखों से देखेंगे तो आप बोलेंगे कि ये पौधा है। तो आप बोलेंगे कि ये तो पौधा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आप बोलेंगे कि इसमें क्या नहीं है? तना नहीं है, जड़ नहीं है और पत्ते नहीं है, तो आप इसको पौधा कैसा बोलेंगे? लेकिन याद रखना है कि जो सबसे पहला पौधा था, अगर आपको याद होगा तो कल हमारी एक बात भी हुई थी, क्या कि जब दर्जाबंदी की गई जानदारों की, तो पौधों की जब दर्जाबंदी की गई तो पौधों की दर्जाबंदी में एक तरीका जो है उसको बोला जाता है फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनिक का मतलब इर्तिकाई, इवोल्यूशनरी व्यू से, जिसके एंसेस्टर, जिनके आबा व अजदाद, जिनके पेरेंट्स जो वो कॉमन थे, याद है हमने ये पढ़ा था। तो उसी बुनियाद पे, जब इवोल्यूशनरी बुनियाद पे, इर्तिकाई बुनियाद पर अगर दर्जाबंदी की जाती है तो पौधों के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप है या जो सबसे पहला डिवीजन है वो कौन है? एल्गी। ना अलगी क्या होते हैं? तो अलगी के मामले में सबसे पहली बात याद रखना है कि ये जो अलगी होते हैं ये सब्ज रंग के होते हैं। कौन से होते हैं? सब्ज रंग। और ये जो सब्ज रंग के पास होता है उसका रीजन होता है क्लोरोफिल। सब्ज रंग क्यों होता है? क्योंकि उनके पास क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े पौधे हैं उनके पत्ते हरे हैं। क्यों हरे? तो उनके पास क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल। तो पहली बात याद रखना है कि अलगी जो होता है ये सब्ज रंग का होता है। और सब्ज रंग का इसलिए होता है क्योंकि उसके पास सब्ज रंग का मादा है। और आमतौर पर इसके लिए हम जो इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है पिगमेंट। क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? पिगमेंट। तो हम ये कहते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट है। और जब भी क्लोरोफिल बोलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि सब्ज रंग और हरा रंग। ठीक है, तो एल्गी है, सब्ज रंग के होते हैं क्योंकि उनके पास क्या होती है? क्लोरोफिल। दूसरी बात कि जो भी एल्गी होते हैं वो सादा होते हैं। सादा का मतलब यहाँ इंग्लिश में हम कह रहे हैं सिंपल। और गसना या थैलॉइड, गसना या थैलॉइड का मतलब क्या होता है? गसना या थैलॉइड का मतलब ये होता है कि थैली की तरह दिखते हैं। जो इनकी साख जो होती है वो बैग की तरह होती है, थैली की तरह होती है। तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है थैलॉइड। आमतौर पे मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे पास अगर पौधों की अगर हम बात करेंगे तो पौधों का जो पूरा जिस्म होगा या पौधों की जो पूरी बॉडी होगी उसमें हमको क्या क्या देखने को मिलेगा? उसमें हमको देखने को मिलेगा पत्ता, उसके अंदर हमको देखने को मिलेंगी शाख या टहनियां, या उसके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा? तना, या उसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? जड़। ये सारी चीजें मिलकर हमारे हिसाब से क्या बनता है? पौधा। लेकिन जब एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी की बॉडी में क्या होते हैं? थैलॉइड, या क्या होते हैं? गसना, यानी उसके बॉडी में ये सारी चीजें नहीं होती। इन सारी चीजों की जगह एक थैली की तरह सिर्फ साख्त होती है, एक बैग की तरह साख्त होती है। इसलिए याद रखना है कि जब भी हम एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी का जो जिस्म है, एल्गी का जो बॉडी है वो कौन सा वाला होता है? गसना, या उसको हम क्या बोलेंगे? थैलस। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि इनको बोला जाता है थैलोफाइट्स।
क्या बोला जाता है इनको? थैलोफाइट। अभी थैलोफाइट बोलेंगे, जैसा अभी इसके बाद हमने कहा कि एल्गी, एल्गी के बाद जो दूसरा डिवीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स। इसके बाद जो होता है उसको हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। अगर आपको एल्गी ना बोलते हुए एग्जामिनेशन में या कभी कोई ये बोल दे कि कौन है थैलोफाइट, तो आपने समझ जाना कि थैलोफाइट का मतलब किसकी बात हो रही है? एल्गी। क्यों? क्योंकि जो एल्गी होता है उसका जो जिस्म होता है वो जिस्म क्या होता है? थैलस, यानी किससे बना होता है? रसना या थैली की तरह दिखाई देता है। यानी उसके जिस्म में पत्ता, शाख, तना, जड़ ये कुछ भी नहीं होता। बात क्लियर हुई? तो पहली बात, अलगी हरे होते हैं। क्यों होते हैं? क्लोरोफिल की वजह से। दूसरा, इनके जिस्म कैसा है? थैलॉइड। थैलॉइड का मतलब क्या है? थैली की तरह। थैली की तरह का मतलब क्या है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली की तरह दिखने वाली स्ट्रक्चर है जो तना, जड़, पत्ते में डिफरेंशिएट या उनमें तब्दील नहीं हुआ। क्लियर? एक। दूसरा कि ये जो अलगी होती है ये कहां कहां पर मौजूद होती है? तो अलगी ये ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक होने का मतलब ये है कि ये अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे पर, ये अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे पे मुनाजिर नहीं है। इसलिए हमने कहा था ऑटोट्रॉफिक को हम उर्दू में क्या कहते हैं? खुद कफील। ये अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। फिर ज्यादातर इनकी बात करते हैं तो ज्यादातर ये पानी में होते हैं, और ये मीठे पानी में भी होते हैं और समंदरी पानी में भी मौजूद होते हैं। याद रहेगा यहां तक ना? एक चीज। दूसरा, इनकी अगर मस्कन की यानी इनके रहने की जगह पानी के अलावा बात की जाए तो पानी के अलावा ये कहां पर होते हैं? ये होते हैं मरतूब पत्थर। मरतूब पत्थर का मतलब क्या है? मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या होता है? जो नम पत्थर रहेंगे, जो नम स्टोन रहेंगे, यानी ऐसी जगह जहां पर पानी रहता है उन पत्थरों के ऊपर आपको ये दिखाई देंगे मरतूब। ठीक है। दूसरा, ये कहां पर होती है? मरतूब मिट्टी, यानी जो गीली गीली मिट्टी रहेगी। तीसरा, ये कहां पर रहेंगे? ऐसी लकड़ियां जो गीली रहेगी। इसलिए आप देखो कि एल्गी हमको उसी जगह पे दिखती है जहां पर नमी होती है, या एल्गी हमको उस वक्त दिखाई देती है जब बारिश होती है और आजू बाजू का जो पूरा एरिया है वो गीला गीला रहता है, तभी हमको एल्गी वहां पर दिखाई देती है अलग अलग शक्ल में। हम आगे देखेंगे तो शायद वो साख्त को देखकर आपको बात समझ में आए। फिर दूसरी चीज कि ये जो होते हैं ये सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन अगर आपको याद होगा तो हमबाश, जिसमें हमने कहा था कि एक पौधा दूसरे पौधे के साथ मिलकर रहेगा। जब हमने फंजाई पढ़ा था तो फंजाई की केस में हमने कहा था कि कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो पौधों के साथ रहते हैं, तो हमने कहा था माइकोराइजा। और दूसरा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था लाइकेन। याद आ रहा है? तो हमने कहा था कि एल्गी और फंजाई ये दोनों जब मिलकर रहते हैं तो उनको क्या बोला जाता है? लाइकेन। तो इसका मतलब ये कि ये पानी में भी रहते हैं, ये मरतूब पत्थर पे भी रहते हैं, मरतूब मिट्टी में भी रहते हैं, मरतूब लकड़ी में भी रहते हैं, और साथ ही साथ ये एक और रिलेशन शो करते हैं। वो रिलेशन को बोला जाता है सिम्बायोटिक। कौन सी रिश्तेदारी बोलते हैं इसको? सिम्बायोटिक रिश्तेदारी। और ये सिम्बायोटिक रिश्तेदारी वो किसके साथ करते हैं? फंजाई। नतीजे में क्या बनता है? लाइकेन। और अगर आपको याद होगा तो मैं बार बार लाइकेन के लिए उस वक्त एक वर्ड इस्तेमाल करता रहा। कौन सा? मैं बोलता था नान खलीमी या मसाले के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, दगड़ फूल। मैंने बोला भी था कि घर पे जाके मम्मी को बताओ कि तुम्हारा ये, तो उस वक्त भी बोल रहा था, आज भी, सिर्फ याद रखने के लिए। तो जो एल्गी होता है और जो फंजाई होता है, जब वो दोनों एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिश्तेदारी बनाते हैं तो उनकी वजह से एक नया जानदार वजूद में आता है, और उसका नाम क्या है? लाइकेन। उस वक्त में मैंने बोला था कि एल्गी क्या करता है? एल्गी ग़िज़ा बनाता है। क्यों ग़िज़ा बनाएगा? क्योंकि उसके पास क्या मौजूद है? क्लोरोफिल। और जो फंजाई है, फंजाई के मामले में हमने पढ़ा था कि उसकी जो साख्त होती है वो धागेदार होती है, फिलामेंटस होती है, सेप्टेड, असेप्टेड। याद आ रहा है? तो मैंने कहा था कि जो फंजाई है वो जमीन में जाएगा और पानी लाएगा, और वो पानी किसको देगा? वो एल्गी को। और एल्गी ग़िज़ा बनाएगा और वो किसको देगा? फंजाई को। तो इस तरह से उनके बीच में एक साझेदारी है, पार्टनरशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, दोनों मिलकर जिंदगी गुजारने वाले हैं। तो उससे जो नया जानदार बनता है उसको क्या बोला जाता है? लाइकेन। इसी तरह से एल्गी जो होता है, एल्गी कुछ जानवरों के अंदर भी होता है, उनके जिस्म पर होता है। कौन है उसमें से? एक होता है हिंदुस्तान के अंदर और श्रीलंका के अंदर रीछ है। उस रीछ को बोला जाता है स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर मतलब, स्लॉथ बोले तो एक भालू की तरह दिखने वाला जानदार है, और वो भालू की तरह दिखने वाला जो जानदार है उसके बड़े बड़े बाल है। उन बड़े बड़े बालों के ऊपर कौन रहती है? एल्गी। तो नतीजे में क्या होता है कि वो जो बाल है उसके अंदर हमेशा नमी रहती है। नमी की वजह से इनकी क्या होंगी वहां पर? ग्रोथ।
और ये एल्गी जब उसके जिस्म पर ग्रो करती है, या उसके जिस्म के ऊपर उसकी क्या होती है, नमू होती है, परवरिश होती है, तो नतीजे में ये हो गया कि ये एल्गी उसकी उस इन्वायरमेंट में, उस माहौल में क्या करेगी, हिफाजत। तो ये एल्गी को रहने के लिए जगह दे रहा है, और एल्गी बदले में उस भालू की क्या कर रही है, उस माहौल में हिफाजत। तो इस तरह से उनके बीच में कौन सा रिलेशन हो गया, सिम्बायोटिक। इसको आमतौर पे उर्दू में हम बोलते हैं हमबाश। हम बोलते हैं ना शाबाश, बदमाश, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हमबाश का मतलब होता है दोस्त। हमबाश किसको बोलते हैं, दोस्त को। और सिम्बायोटिक का मतलब होता है ऐसा दोस्त जो एक दूसरे की क्या करने वाला है, मदद। ठीक है, तो इस तरह का रिलेशन। तो एग्जामिनेशन में ये दोनों बातें आपने अच्छी तरह से याद रखना है, पूछा जा सकता है ना। अब अलगी की अलग अलग शक्लों की हम बात कर रहे हैं, तो अलगी के अंदर हमको बहुत सारी अलग अलग शक्लें दिखेंगी, हम आगे देखने वाले। फिर इसी तरह से उनके बहुत सारे अलग अलग साइज होगा, किसी की लेंथ ज्यादा होगी, किसी की कम होगी ना। ये जो होते हैं ये हमेशा बस्तियों में, यानी किस फॉर्म में होते हैं, कॉलोनीज, यानी ये अकेले अकेले भी रहते हैं और ये कुछ जगह पे ग्रुप बनाकर भी रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी अकेले अकेले भी रहती है और अपना क्या बना के रहती है, ग्रुप बना के रहती है, कॉलोनीज की शक्ल में रहती है। अब कॉलोनीज में रहने वाली जो एल्गी है उनका एग्जाम्पल आपने याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया है। कौन से एग्जाम्पल है, जैसे वॉल्यूक्स। कौन है, वॉल्यूक्स। और फिर इनकी साख्त की अगर बात करें तो कुछ लंबी लंबी धागों की तरह होते हैं। तो धागों की नुमा या शक्ल की बात कर रहे हैं, तो शक्ल में अगर धागेदार कोई है तो उसका एग्जाम्पल कौन है, यूलोथ्रिक्स, और उसका एग्जाम्पल कौन है, स्पायरोगायरा। तो पहली बात याद रखना कि अलगी के अंदर शक्ल है, साइज है, अलग अलग शक्लें हैं, अलग अलग साइज है। शक्लों की बात कर रहे हैं तो शक्लों में हमें कह रहे हैं कि धागे नुमा शक्ल की अगर बात करते हैं तो कौन है, यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा। और अकेले रहना और कॉलोनीज में रहना, एक ग्रुप बना के रहना, तो ग्रुप बना के रहने वाली एग्जाम्पल कौन है, वॉल्यूक्स। याद रहेगा। तीसरी बात कि कुछ ऐसी भी अलगी है जो समंदरी होती है और समंदर में ही रहती है ना, उनके नाम कौन है, कैल्प्स। कौन है, कैल्प। ये कैल्प क्या करती है, ये बहुत बड़ी साख्त बनाती है। क्या बनाती है, ये बड़ी जखीम साख्त, यानी इसकी जो शक्ल होती है बहुत ज्यादा होती है, ह्यूज होती है, लार्ज होती है। जो बड़े बड़े समंदर होते हैं उस समंदर के अंदर हमको बड़े बड़े प्लांट देखने को मिलते हैं। तो जिस तरह से ना ये इसकी जड़ें लटकी होती है, किसकी, पीपल के दरख्त की बड़ी बड़ी, वैसे इनकी बड़ी बड़ी क्या होती है, साख्त होती है जो जमीन पानी के अंदर लटकी होती है। तो समुद्री पानी में ये क्या करता है, समुद्री पानी में ये जो कैल्प्स है ये क्या करता है, वहां की जो मछली है, वहां की जो इनवर्टिब्रेट्स है मछली, और या समुद्री जो जानदार है, उन समुद्री जानदार को ये क्या देता है, ग़िज़ा, खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो याद रखना कि ये समंदर में रहते हैं लेकिन इनकी साख्तें जो होती है बहुत बड़ी बड़ी होती है, लंबे लंबे होते हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि समंदर कितना गहरा होता है। तो अगर समंदर इतना गहरा है तो उसके अंदर इनकी जो लेंथ होगी, अगर जखीम बोल रहा है या बहुत लार्ज बोल रहा है, ह्यूज बोल रहा है, तो इसका मतलब बड़ी होती होगी। ठीक है ना। इसके कुछ डायग्राम मैंने ऐड करके रखा है, शायद आपको बात और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, यहां पर देखिए नाउ, इसमें से जो अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें ये देखो, ये यहाँ पर एल्गी है। अब एल्गी में भी हम सबसे पहले बात कर रहे हैं सब्ज एल्गी। सब्ज एल्गी में वॉल्वेक्स, ये है, ये वॉल्वेक्स इस तरह से दिखाई देता है। दूसरा एक एग्जांपल वो है क्लेमाइडोमोनास, ये क्लेमाइडोमोनास इस तरह दिखाई देता है। अलगी के अंदर अलग टाइप्स की बात करने वाले, तो भूरा अलगी, सब्ज अलगी, तो हर जगह पर हम इनके एग्जांपल्स को देखेंगे। तो इस तरह से ये सारी उनकी क्या है, एग्जांपल है। तो हम आगे चल के अभी अलगी को 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले। एक रहेगा जिसको हम बोलते हैं सब्ज, दूसरा रहेगा जिसको हम कहते हैं भूरा अलगी, और तीसरा होगा जिसको हम कहते हैं लाल अलगी। तो हम वो बढ़िए एक जो उनकी शक्ल है। तो अगर आप देखेंगे ना तो इनमें आपको कहीं पर जड़ तना दिख रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इनकी जो साख्त है वो साख्त कौन सी वाली है, थैलॉइड। कौन सी वाली साख्त है इनकी, थैलॉइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना है कि इनकी जो साख्त होती है वो थैलॉइड होती है, इनके अंदर कोई तना, जड़, पत्ता नहीं होता।
नो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एल्गी के मामले में हमको याद रखना है, और खास करके जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, तो अगर आपको याद होगा तो जो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्लांटी पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो किंगडम प्लांटी होते हैं उनके अंदर जितने भी मेंबर होते हैं वो जब रिप्रोडक्शन करते हैं, हमारे तौलीद करते हैं, तो तीन तरीके से करते हैं। एक हमने बोला था वेजिटेटिव, नबाताती तरीका, दूसरा आसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। ना अभी हम यही बात कर रहे हैं कि एल्गी के अंदर तीन तरह की से तौलीद का अमल होता है। एक होता है नबाताती तौलीद, दूसरा होता है गैर जिनसी तौलीद, तीसरा होता है जिनसी तौलीद। नबाताती तौलीद में सिंपल याद रखना है कि यहाँ पर टूटने का अमल होता है, या आमतौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अमल होता है, फ्रैगमेंटेशन। यानी इसको जब ग्रो करने का रहेगा तो इसका एक जो हिस्सा रहेगा वो टूटेगा और फिर आगे चल के उससे एक कंप्लीट नया जिस्म क्या हो जाएगा, बन जाएगा। उस अमल को कहा जाता है टूटने का अमल। फिर ये जो भी टूटा हुआ हिस्सा ये आगे चल के क्या बनाएगा, थैलस, मतलब उसको क्या बनाएगा, जिस्म, बॉडी। क्योंकि हमने पढ़ा कि एल्गी का जो बॉडी है उसको क्या बोला जाता है, थैलस। फिर गैर जिनसी तौलीद की अगर हम बात करते हैं तो गैर जिनसी तौलीद के अमल में यहाँ पर क्या होती है, स्पोर्स। और अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पर भी पढ़ा था, अलग अलग तरह के स्पोर्स की बात कर रहे थे। कुछ स्पोर जो हमने पता, जू स्पोर, मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर्स। तो उसी तरह से वहां पर क्या बनेगी, स्पोर्स, यानी बजरों के जरिए। तो तौलीदी अमल में वेजिटेटिव तौलीद टूटने की वजह से एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल ये कोई एल्गी है, ये एल्गी का पार्ट है, ये यहां से टूट गया, नाउ अब ये और एक एल्गी बनाएगा। फिर यहां से इसका पार्ट टूट गया, ये पार्ट, फिर ये एक और एल्गी बनाएगा। तो टूटने के अमल से इनका क्या होगा, तौलीद का अमल होगा। एक से दो, दो से चार, चार से आठ, वो बढ़ते जाएंगे। ठीक है ना। दूसरा जो अमल हो रहा है उसमें क्या बन रही है, बजरे बन रही है। क्या बन रही है, स्पोर्स बन रही है ना। इनके आमतौर पर क्या होता है कि इनके पास ज्यादातर जो बजरे होते हैं उन बजरों को बोला जाता है जू स्पोर, हैवान बजरे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो बजरे होते हैं इनके पास होती है टेल, दूम होती है। और तीसरी बात की, ये कैसे होते हैं, मुतहर्रिक ना। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये जो एग्जाम्पल है जू स्पोर वाली एग्जाम्पल है, और यहां पर अगर आप बात कर रहे हैं तो ये जो एल्गी है ना, ये जो एल्गी है ये क्लाइमेटोमोनास वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये इनकी शाख, थैलस बॉडी है, छोटे छोटे बैग की तरह थैली है। तो अब इनमें से क्या बनेंगे, आगे चल के क्या बनेंगे, यहाँ पर जू स्पोर। और ये जो जू स्पोर है इसके ऊपर आपको क्या देखने को मिल रही है, दुमदार शक्ल। यानी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, फ्लैजेला। क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर, फ्लैजेला, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, स्पोर मूवमेंट करेगा। इसका मतलब ये जो स्पोर बनेगा ये कैसा है, मुतहर्रिक। यानी ये एक जगह नहीं रहेगा बल्कि एक जगह से दूसरी जगह अपनी लोकेशन को तब्दील करेगा ना। उगने के बाद ये क्या करेंगे, एक नए पौधे में फिर आगे क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएगा। तो ये जो स्पोर ये किसी दूसरी जगह जाएगा जहां पर इसको नमी मिलेगी, खाने के लिए सारी चीजें मिलेगी। तो अब ये एक पौधा बनेगा। जैसा आप बीज जमीन में डालते हैं, तो बीज आप जब जमीन में डालते हैं तो बीज से एक पौधा क्यों निकलता है, क्योंकि उस बीज को उस जगह पर सारे खाने के लिए और सारा सुटेबल माहौल, मुनासिब माहौल मिलता है, तो बीज फटता है और फिर उससे पौधा निकलता है। वैसे ही ये स्पोर है, ये स्पोर ऐसी जगह जाएगा जहां पर माहौल साजगार होगा, वहां पर स्पोर फटेगा और उससे फिर एक क्या बनेगा, एल्गी। ठीक है, यानी कौन बनेगा, पौधा। तो आमतौर पे ये तरीका है। सेक्सुअल और असेक्सुअल में एक बात तो हमने कहा, सेक्सुअल और असेक्सुअल में, तो असेक्सुअल मेथड में बेसिकली क्या हो रहा है, जू स्पोर बन रहा है। और वहीं पर अगर सेक्सुअल की अगर हम बात करेंगे तो सेक्सुअल जो प्रोसेस होता है उसके मामले में हमको मालूम है, सेक्सुअल प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, गैमेट्स बनते हैं। गैमेट्स मतलब उर्दू में हम क्या कहते हैं, ज़ौज। क्या बनते हैं, ज़ौज। तो आमतौर पे याद रखना है कि एक होता है जिसको हम कहते हैं बजरे, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं ज़ौजे। ज़ौजों के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है गैमेट्स, और बजरों के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो होता है स्पोर। अगर स्पोर्स तौलीद के अमल में शामिल हो रहे हैं तो इस अमल को बोला जाता है आसेक्सुअल, गैर जिनसी। और अगर गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं तो इसको बोला जाता है सेक्सुअल, यानी इसको क्या बोला जाता है, जिनसी। और जो ज़ौजे होते हैं, गैमेट्स होते हैं, वो दो तरह के होते हैं। एक ज़ौजा जो होता है हम उसको कहते हैं नर ज़ौजा, या जिसको हम कहते हैं मेल, या दूसरा होता है मादा ज़ौजा, या जिसको हम कहते हैं फीमेल।
ठीक है, तो याद रखना है फीमेल गैमेट्स या नर गैमेट। नाउ अब क्या होता है, जो जाति तौलीद है, या जाति तौलीद के बजाय अगर हम बोले कि जिनसी तौलीद है, तो उस जिनसी तौलीद के अमल में कितने खलिए इन्वॉल्व होते हैं? 2 जिनसी तौलीदी खलिए वहां पर क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। नाउ जिन्हें आमतौर पर हम क्या कहते हैं? गैमेट या क्या कहते हैं? ज़ौजे। अब ये जो ज़ौजे होते हैं, इन ज़ौजों को अगर आप देखेंगे तो ये जो ज़ौजे होते हैं ये हद्देदार होते हैं, यानी कैसे होते हैं? फ्लैजिलेटेड, यानी इनके पीछे क्या होती है? दुमदार, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। नाउ इनकी शक्ल जो होती है यकसा होती है। तो अब अगर इनकी शक्ल यकसा होती है, एक जैसे अगर होते हैं, या अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे शक्ल रखने वाले कौन है? यूलोथ्रिक्स। ज़ौजे की शक्ल एक जैसी भी हो सकती है, अगर एक जैसी है तो उसके एग्जाम्पल कौन है? यूलोथ्रिक्स। अब जब इनकी शक्ल एक जैसा है, तो शक्ल एक जैसा होने का मतलब उनकी क्या फॉर्म, उनके पास क्या मौजूद है? हदेदार, यानी फ्लैजेला। कुछ ऐसे होते हैं जो हदेदार नहीं होते, यानी उनके पास फ्लैजेला नहीं होते, और जिनके पास फ्लैजेला नहीं होगा वो कैसे होंगे? गैर मुतहरिक, नॉन मोटाइल। और नॉन मोटाइल अगर होते हैं तो इसका मतलब उनकी शक्ल भी कैसी होगी? एक जैसे। और इसकी जो एग्जाम्पल है, उसकी एग्जाम्पल कौन है? स्पायरोगायरा। 2 बातें यहां पर कंफ्यूज होना नहीं, 2 बातें क्या, कि इनके पास जो गैमेट है, जो ज़ौजे है, वो फ्लैजिलेटेड है, हदेदार है। फिर उनकी जो शक्ल होती है वो एक जैसी होती है। दूसरा ग्रुप है जिनके पास हदे मौजूद नहीं है, फ्लैजेला मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शक्ल भी यकसा है। पहले की एग्जांपल कौन है? यूलोथ्रेक्स। दूसरे की एग्जांपल कौन है? स्पायरोगायरा। क्लियर ना? एक बात, अब अगर फॉर एग्जांपल तौलीद का अमल होगा, तो तौलीद के अमल में एक स्पोर आएगा मेल से, एक स्पोर आएगा फीमेल से, एक आएगा नर के पास से और एक आएगा मादा के पास से। लेकिन अगर ये दोनों एक जैसे, अगर ये दोनों एक जैसे गैमेट्स अगर बनाए, एक जैसे ज़ौजे बनाए, तो उसकी वजह से ये होगा कि जो तौलीद का अमल होगा उसको बोला जाएगा आइसोगैमस। आइसो का मतलब एक जैसे, सेम। ठीक है, तो याद रखना है कि ये अमल तौलीद जिसके अंदर एक जैसे ज़ौजे इन्वॉल्व होते हैं, एक जैसे ज़ौजे शामिल होते हैं, तो उस अमल को क्या बोला जाता है? आइसोगैमस। फिर ऐसा अमल जिसमें 2 ज़ौजे तो हो, लेकिन उनमें साइज में गैर मुमासिलत हो, यानी वो साइज में एक दूसरे से अलग हो, शक्ल में एक दूसरे से अलग हो, तब उसको कहा जाता है एनआइसोगैमस। तब उस अमल को क्या कहता है? एनआइसोगैमस। तो एक बात याद रखना है कि हम ज़ौजियत एक जैसे दिखने वाले, और दूसरी होती है गैर ज़ौजियत। तो यहां पर याद रखना है कि जो तौलीदी अमल होता है उसमें जो रिवाज है, यानी जो उसमें तरीका है, उस तरीके को बोला जाता है हम ज़ौजी। क्या बोला जाता है इसको? हम ज़ौजी। और यहां पर जो होगा वो कौन सा होगा? गैर ज़ौजी। आइसोगैमस और एनआइसोगैमस। एक जैसे है तो आइसोगैमस, अलग अलग है तो एनआइसोगैमस। एन वर्ड जैसी आता है तो एन का मतलब होता है अलग, एन का मतलब होता है मुख्तलिफ। ठीक है, एन आइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है? एक जैसे, और वही एन आइसो बन जाए तो फिर वो क्या मानेगा हो जाता है? अलग अलग। याद रहेगा, एक जैसे अगर है तो आइसोगैमस, अलग अलग है तो एनाइसोगैमस। एक जैसे का मतलब क्या है? दोनों छोटे छोटे या दोनों बड़े बड़े, एक छोटा एक बड़ा, मतलब अलग। ठीक है ना? अब अमल तौलीद में एक अमल तौलीद का अमल ऐसा भी होता है जिसमें क्या होता है, जो मादा ज़ौजा होता है वो साकित होता है। साकित का मतलब होता है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह रुका हुआ, नॉन मोटाइल, उसमें कोई हरकत नहीं है। दूसरा गैर हदेदार, यानी उसके पास फ्लैजेला, लेकिन जसामत की अगर बात करते हैं, साइज की अगर बात करते हैं, तो कैसा होता है? बड़ा। किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मादा ज़ौजे की। किसकी बात हो रही है? मादा ज़ौजे की। किसकी बात हो रही है? मादा ज़ौजे की। तो मादा ज़ौजा यहां पर कैसा है? एक जगह, स्टेशनरी, नॉन मोटाइल। दूसरा गैर हदेदार, उसके पास कोई फ्लैजेला नहीं है। तीसरा जसामत में बड़ा है ना। नर ज़ौजे की उसके अगर मुकाबले में बात करते हैं तो नर ज़ौजा मुतहरिक भी होता है, नर ज़ौजे के पास हदेदा भी होती है, यानी फ्लैजेला भी मौजूद होती है, और नर ज़ौजा लेकिन कैसा होता है? छोटा।
तो जब नर ज़ौजा जाके मादा ज़ौजे से भिड़ेगा तो मादा ज़ौजा बड़ा है, और आमतौर पे जो मादा ज़ौजा होता है हम उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ऊगोनिया। याद आ रहा है ये कहां पढ़े हम लोगों ने? ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो ऊगोनिया जब हम कहते हैं तो ऊगोनिया का आमतौर पे मतलब क्या होता है? अंडा, या हम उसको इंग्लिश में दूसरा लफ्ज क्या पढ़े? एग। इसका मतलब ये हो गया कि इस दौरान में जो तौलीद का अमल हो रहा है, इस तौलीद के अमल में जो मादा ज़ौजा है यानी जो अंडा है वो बड़ा है, इसलिए इस अमल का नाम क्या रख दिया गया? ऊगैम। ऊगैमस का मतलब क्या है? आइसोगैमस मतलब जहां पर ज़ौजे एक जैसे, इन आइसोगैमस में ज़ौजे अलग अलग, लेकिन अगर एक ज़ौजा बड़ा हो, लेकिन कौन सा ज़ौजा बड़ा, तब उस अमल को क्या बोला जाएगा? ऊगैमस। क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि मादा ज़ौजे के लिए आमतौर पर जो लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या है? ऊगोनिया। इसलिए इस अमल का नाम क्या रख दिया? ऊगैमस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है याद रखना, इसकी एग्जाम्पल, मिसाल है। जैसा पहली मिसाल हमने पढ़ा यूलोथ्रिक्स, दूसरी मिसाल पढ़ा हमने स्पायरोगारा, ना तीसरी एग्जाम्पल हम क्या पढ़े? वॉल्वेक्स एंड शुगर। इसमें जितनी भी मिसालें आने वाली है उन मिसालों को बहुत अच्छे से आपने याद रखना है, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर अगर डायग्राम देख रहे हैं हम, जो नीचे मैंने शक्ल ऐड किया, तो ये शक्ल मैंने ऐड किया था ताकि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि तीन तरीके जो होते हैं, तो ये तरीका फ्रैगमेंट वगैरह ये टूट गया, इससे दो बने, फिर इससे दो नए बन गए। ये वाली शक्ल अगर आप देख रहे हैं तो ये कौन सी वाली है? आसेक्सुअल, जहां पर जो स्पोर बजर दो ज़ौजे हैं, दो ज़ौजे आके एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। अब ये दो से है तो इसका मतलब ये अमल कौन सा वाला? आइसोगैमस। ये अगर छोटा रहता है, एक बड़ा रहता तो एन आइसोगैमस, और बड़ा अगर नर, तब हम इसका अमल को क्या बोलते हैं? ऊ। याद रहेगा ना? ना अब आखिरी बात जो इनसे सिर्फ एक जर्नल की डिस्कशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम अलगी की बात करें तो अलगी इंसानों के लिए बहुत सारे अलग अलग फायदे देता है। फॉर एग्जाम्पल, जमीन के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो निस्फ हिस्सा है वो अलगी की शुआई तालीफ के जरिए बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो निस्फ हिस्सा है वो अलगी की क्या होता है? शुआई तालीफ के जरिए क्या हो जाता है? इस्तेमाल में आ जाता है, बनता है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? कि जो पौधे होते हैं वो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसकी वजह से क्या बनता है? ग़िज़ा बनाते हैं, अपनी बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जमीन के ऊपर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड को ये इस्तेमाल करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है कम। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा तो बदले में क्या छोड़ेगा? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करेगा और हमको क्या देगा? ऑक्सीजन। यानी ये हमारी मदद कर रहा है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल करके ऑक्सीजन को छोड़। कहते हैं कि जो शुआई तालीब होती है यानी फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, उसकी वजह से अलगी के जो आसपास का जो एरिया होता है उसमें ऑक्सीजन की मिकदार में हमेशा क्या होता रहता है? इजाफा। इसीलिए आप देखो कि हम ऐसी जगह बहुत साफ है, शफाफ है, या बहुत पहाड़ी इलाका होता है तो हम वहां जैसे जाते हैं तो हमको हर जगह, लेकिन वो हरियाली जो दिखाई देती है, कभी आपने गौर करा क्या? वो हरियाली का बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जो हरियाली वो बहुत बड़े बड़े झाड़ों की वजह से होती है क्या? नहीं, वो तो पत्थरों के ऊपर प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, और लेकिन हर जगह हमको क्या दिखाई देती है? ग्रीनरी। लेकिन हम उस पर कभी गौर ही नहीं करते कि यार पहाड़ के ऊपर तो गिने पौधे बड़े बड़े झाड़ दिखाई देते हैं लेकिन पूरा पहाड़ हरा है। क्यों हरा है? क्योंकि उसके ऊपर आमतौर पर क्या ग्रो हुई रहती है? एल्गी। ठीक है, अभी आप दोबारा खुलदाबाद जाएंगे तो आप गौर करना, दौलताबाद जाएंगे तो अब गौर करना, अब देखने का है ना। और दूसरी चीज कि आप वहां पर जैसे गए तो वहां पर हमको बड़ा सुकून लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहां पर ज्यादा तादाद में क्या मौजूद होती है? ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन जाएंगी तो इसका मतलब हमारे जिस्म में उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होगी? तवानाई। तो जब हमारी तवानाई बनेगी, एनर्जी बनेगी, तो हम क्या फील करेंगे? एनर्जेटिक। ठीक है ना।
फिर इनकी अहमियत हमारे लिए फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। तवानाई से भरपूर मुरक्कबात होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। क्या बोला जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि वो जानदार जो सबसे पहले ग़िज़ा बनाएंगे। जैसे पौधे हैं, पौधों का ही ग्रुप का मेंबर है, तो सूरज की रोशनी से डायरेक्ट वो क्या करते हैं, ग़िज़ा बनाते हैं। तो इसलिए उनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्यों बोला जा रहा है? प्रोड्यूसर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये दूसरों के लिए बना रहे हैं। ये अपने लिए तो बना ही रहे हैं, प्लस दूसरा। हम कौन है? हम प्रोड्यूसर है क्या? नहीं। हम बनाने वाले हैं क्या? नहीं। हम खाने वाले हैं। तो जो खाने वाले होते हैं उनके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कंज्यूमर। आमतौर पे हम कंज्यूमर जैसे बोले तो हमको, कंज्यूमर बोले तो क्या दिमाग में आता? कंज्यूमर बोले तो हमारे दिमाग में क्या आता? ग्राहक। कंज्यूमर किसको बोलते हैं? ग्राहक को। तो हम जब बायोलॉजी में प्रोड्यूसर कंज्यूमर बोले ना, जो दुकानदार है वो दुकानदार हमारे लिए कौन है? प्रोड्यूसर। और हम उस दुकानदार के लिए कौन है? कंज्यूमर। तो वैसे ही पौधे हमारे लिए कौन है? प्रोड्यूसर। और हम उनके लिए कौन है? कंज्यूमर। लेकिन हमको जो ग़िज़ा मिलती है वो डायरेक्टली हम या तो उस पौधे को खा सकते हैं या फिर उस पौधे को खाने वाले दूसरे जानवर को हम खाते हैं। ये हम आगे और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ इतनी बात याद रखना है कि ये जो एल्गी है, उस एल्गी को क्या बोला जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर, पहली ग़िज़ा को देने वाला जानवर। ठीक है, इसको बोला जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर। और ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होने की वजह से होता ये है कि जो आबी जानदार है, ये आबी जानदारों के लिए ग़िज़ाई ताने बानी यानी कौन सा, फूड साइकिल की बुनियाद डालता है। क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कहाँ मौजूद होते हैं? समंदर, पानी में मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब समंदर में रहने वाले जानवर, हम हैं जानवर, हमारे जैसे जानवर और भी समंदर में जो शोई तरकीब नहीं करते, तो उनको ग़िज़ा कौन देगा? पौधे। कौन से पौधे देंगे? एल्गी। इसलिए हम यहाँ करें कि जो फूड साइकिल होती है, कहाँ की फूड साइकिल की बात हो रही है? आबी यानी बड़े बड़े समंदरों में। तो उन समंदरों में एल्गी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो उस समंदर में रहने वाले जानवरों को क्या देगा? ग़िज़ा। याद रहेगा ना। फिर इसमें से कुछ एग्जाम्पल है, पोरफायरा, फिर लैमिनारिया, फिर सैरगैसम्स। ये बहुत, और इस तरह की बहुत सारी अनवा है जो समंदरी अलगी होती है। और समंदरी अलगी की 70 अनवा में से, यानी समंदर के अंदर रहने वाली अनवा 70 किस्म की है, उनमें से 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं? खुराक के लिए, यानी हम इनको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर एक और बात है कि कुछ एल्गी जो होती है वो भूरे रंग की होती है, कुछ एल्गी जो होती है वो लाल रंग की होती है, कुछ एल्गी जो होती है वो सब्ज रंग की होती है ना। भूरे रंग की और लाल एल्गी की अगर बात कर दें तो बड़ी मिकदार में ये हाइड्रोकोलॉइड्स क्या बनाते हैं? हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स का मतलब क्या होता है? पानी में बनने वाले मुरक्कबात। पानी में बनने वाले मुरक्कबात में से एक मुरक्कब है एल्जीन, जो किससे बनेगा? भूरी एल्गी से। दूसरा बनता है कैराजीन, जो बनता है लाल एल्गी से, और इनका कमर्शियल इस्तेमाल होता है। कमर्शियल इस्तेमाल का मतलब यह है कि ये मार्केट में इस्तेमाल होते हैं। जैसे हमारे पास पॉलिश वगैरह है, या जो मेकअप के सामान हैं वो है, या इसी तरह से ये जो मेडिसिन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उनको बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? एल्जीन, कैराजीन, इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जेलिडियम, इसी तरह से ग्रेसिलेरिया, इनका भी कमर्शियल किया जाता है। और ये जो ग्रेसिलेरिया है या जेलिडियम है, इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट क्या है? इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसको बोला जाता है अगार। अगार, और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये अगार अगर आमतौर पे है क्या? इस अगार अगार का इस्तेमाल किया जाता है लेबोरेटरीज में। इस अगार अगार का इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च में, जहां पर क्या करना होता है? जहां पर माइक्रोब्स की ग्रोथ करना होता है, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करना है। जैसे मैं अभी रिसर्च कर रहा हूं तो मेरे को फंजाई को ग्रो करवाना है, फंजाई की नमू करवाना है। तो फंजाई की नमू करवाने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं? अगार अगार का। अगार अगार का एक छोटा सा डब्बा अभी मैंने 25 ग्राम का मंगाया, वो तकरीबन आया 2500 में। 25 ग्राम कितने में आया? 2500। मतलब कितना महंगा है। तो ये अगार अगार की खास बात है। तो इसी तरह से हमारा जो आइसक्रीम होता है, जो स्पेशल टाइप की हम आइसक्रीम मार्केट में खाते हैं, वो सारी की सारी आइसक्रीम में क्या मौजूद होता है? अगार अगार। इसी तरह से जो जलेबी होती है, या फिर इसका सबसे अच्छा सा एग्जाम्पल जो आजकल हमारे मार्केट में मिलता है, जो हम जेलीज खाते हैं, बच्चों का आमतौर पर देखा होगा आपने, जेली रेड कलर की, ग्रीन कलर की, अलग अलग, जो ट्रांसपेरेंट होती है,
वो जो जेली है, वो जेली किससे बनी हुई है? अगार अगार से। तो आप सोचो कि मार्केट में इसका कितना यूज होता होगा, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है कमर्शियल। फिर इसी तरह से क्लोरेला, क्लोरेला ये प्रोटीन बनाने वाला भरपूर यक कल्वी एल्गी। देखो एग्जामिनर में, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है कि एल्गी, आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जो एल्गी होता है, एल्गी कौन सा वाला जानदार है? यूकैरियोटिक। लेकिन एल्गी, यूकैरियोटिक एल्गी में भी हमको जो एग्जाम्पल देना है, वो एग्जाम्पल कौन सी वाली देना है? यकल्वी। तो याद रखना है कि यकल्वी बट यूकैरियोटिक एल्गी, इसका सबसे अच्छा मिसाल कौन है? इसका सबसे अच्छा मिसाल कौन है? क्लोरेला। कौन है? क्लोरेला। तो क्लोरेला ये ऐसा एल्गी है जो कैसा है? यकल्वी, और साथ में साथ कैसा है? यूकैरियोटिक। आमतौर पे जैसे हम यकल्वी जानदार बोलते हैं तो हमारे माइंड में क्या सेट होता है? मोनेरा, या अगर हो गया तो प्रोटिस्टा। याद रखना कि एल्गी के अंदर भी एक यकल्वी जानदार है, यकल्वी एल्गी है, और वो यकल्वी एल्गी का नाम क्या है? क्लोरेला। ये जो यकल्वी एल्गी है, इनका इस्तेमाल खला में होता है ना? अभी जो चंद्रयान पे जो लोग गए तो उन्होंने अपने साथ में डब्बे में पैक करके ये क्लोरेला लेकर गया होगा। तो चंद्रयान में लोग गए क्या? हाँ, याद रखना। तो जो भी खला में जाते हैं वो लोग क्या करते हैं? अपने साथ लेकर जाते हैं क्लोरेला। क्यों? क्योंकि इस क्लोरेला से क्या मिलने वाला है? प्रोटीन मिलने वाला है। प्रोटीन से भरपूर ग़िज़ा होती है। आखिरी, एल्गी की दर्जा बंदी हम किस में करते हैं? 3 बड़ी क्लासेस में करते हैं। सबसे पहला है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का मतलब होता है सब्ज एल्गी। इसके लफ्ज से आपको समझ में आ रहा, क्लोरेला, क्लोरोफिल। तो याद रखना, क्लोरोफाइसी मतलब सब्ज एल्गी। दूसरा है फियोफाइसी। तीसरा है रोडोफाइसी। फियोफाइसी का मतलब होता है भूरा एल्गी। कौन सा एल्गी? भूरा। और रोडोफाइसी का मतलब होता है लाल एल्गी। ठीक है? तो ये एल्गी के मामले में याद रखना कि जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है। जी, ऑनलाइन वालों में किसी को कोई डाउट है क्या? यूडोरिना एथेशामिडा, यूडोरिना एक जीनस है जो एल्गी का रहेगा, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की कौन आएगी? एल्गी की अलग अलग जमातें आएगी, अलग अलग ग्रुप आएगा। तो आमतौर पे एनसीईआरटी ने स्पीशीज ऑफ यूडोरिना जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आगे चल के इसको यूडोरिना की बात करेंगे। आई थिंक मैंने यहाँ पर कहीं देखा होगा, शायद इसमें मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो हम आगे उसको यूडोरिना को भी देखेंगे। ठीक, और आफिया, गाजिया, फहमी, अरसलान, किसी को कोई डाउट है? ना, कल हम इससे आगे बात करेंगे, और इंशाल्लाह कल हमारा लेक्चर जो रहेगा वो वक्त पर रहेगा। और कल का दिन मेरा, कल और परसों 2 दिन मेरा लेक्चर का थोड़ा सा टाइम चेंज करने का इरादा है, क्योंकि पीएचडी के काम की वजह से कल और थोड़ा सा काम है, जिसकी वजह से आमतौर पर यह हो रहा है कि शाम में लेक्चर लेने में दुश्वारी हो रही है। तो अगर हो गया तो मैं शाम में इंशाल्लाह आप लोगों को मैसेज कर दूंगा। कल अगर लेक्चर हुआ तो 6:30 या सुबह 7 बजे लेक्चर होगा, चलेगा? 7 से 8, 8 से 9, 2 घंटे के हम लोग कल लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, तो हुआ तो मैं शाम में आप लोगों को इंशाल्लाह 9 बजे तक टच करता हूँ। तो कल और परसों 2 दिन एडजस्ट, कल परसों और संडे 3 दिन का आपको एडजस्टमेंट करना है। फिर बाकी का जिस तरह से हम मंडे से रेगुलर लेक्चर लेंगे, क्योंकि हो ये रहा है कि दोपहर के बाद से जो भी पीएचडी के काम रहते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि रिटर्न आने में लेट हो जा रहा हूँ। तो लेट होने के बाद फिर ये हो रहा है कि लेक्चर के अंदर खड़ा रहने में क्या हो रही है? दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो कल परसों परसों ये 3 दिन हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई इश्यू? सुबह बेटा, सुबह बेटा, सुबह रहेगा लेक्चर इंशाल्लाह। तो 3 दिन सुबह रहेगा लेक्चर। ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह कल बात करेंगे इनके 3 टाइप्स की। ठीक है, चलिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।